नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित, 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। बुधवार को पेश किया गया था बजट। बता दें 76,592 करोड़ का था बजट। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है दोपहर 3 बजे तक के लिए और बुधवार को 76,592 करोड़ का बजट पेश किया गया था। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि बुधवार को पेश किया गया था बजट। बता दें कि सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है दोपहर 3 बजे तक के लिए। तो 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। बुधवार को बजट पेश किया गया था। एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के बाद से सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई जो है स्थगित हो गई है। बता दें कि आज चौथा दिन है उत्तराखंड विधानसभा सत्र का और आज भी कार्रवाई एक के बाद एक स्थगित होती जा रही है विपक्ष के हंगामे के बाद से। तो वहीं बुधवार को तकरीबन 76,000 का बजट जो है 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। अभय कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए फिर से 3 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, क्या अपडेट है? दीपिका, उत्तराखंड विधानसभा की जो कार्रवाई थी, जो प्रश्नकाल से शुरू हुई थी, वो अब लंच के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि इस दौरान विधानसभा के बाहर में जो मिलेट्स का जो भोज है, उस भोज का आयोजन यहाँ पर कृषि विभाग की तरफ से किया गया, क्योंकि राज्य में जो मोटा अनाज है, उस मोटे अनाज को पहचान यहाँ पर मिल सके। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज को पहचान दिलाने की जो बात कही है, वो धरातल पर उतर सके, उसके लिए ये बड़ा कृषि विभाग की तरफ से इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया। तो उसमें सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी सभी लोग इस भोज में यहाँ पर आमंत्रित किए गए, ताकि वो राज्य के उस मोटे अनाज का स्वाद यहाँ पर चख सके। जो राज्य का मोटा अनाज है, जो अपनी एक पहचान बनाने के लिए इस समय लाइन में लगा हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर कहें तो इस मोटे अनाज को पहचान दिलाने का काम केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार लगातार उस दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज अगर सदन की कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं, तो सदन की कार्रवाई में पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों के जो निशाने पर थे, वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कई सवाल यहाँ पर दिए भी, कई सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिए गए। जिन सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, तो उन्हें जल्द ही अधिकारियों के माध्यम से विधायक तक पहुँचाने का आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया, क्योंकि सूबे की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, उसको लेकर विधायक लगातार सवाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या यहाँ पर बढ़ सके, राज्य की जनता को मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, उसके लिए लगातार विधायक राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जो बाध्यता वो यही है कि जो नियम मेडिकल कॉलेज के बनाने के लिए जो नियम होते हैं, उन नियमों के चलते एक जनपद में एक ही मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है और उसी मेडिकल कॉलेज के सहारे जो जनपद का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर जरूरत है विशेषज्ञ डॉक्टरों की, उस विशेषज्ञ डॉक्टरों को वहां पर नियुक्त करने का काम विभाग की तरफ से किया जाएगा। जल्द ही उस दिशा में ये कह सकते हैं कि आदेश भी जारी हो जाएंगे। जैसे जैसे डॉक्टरों की संख्या राज्य सरकार के पास आती जाएगी, तो उन सभी डॉक्टरों को पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों में भी तैनात करने का काम किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज सदन के भीतर देखने को मिला, वो यही कि पिछले 3 दिन से जो लगातार गतिरोध का विषय बना हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ था विशेषाधिकार हनन के मामले पर, उस पर आज विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले की जांच कराने की बात यहां पर कही है। सीधे साफ तौर पर कहा है कि जिन अधिकारियों की तरफ से सदन को गुमराह करने का काम किया गया है, क्योंकि विधायक की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें गलत तथ्य सदन के सम्मुख पेश करने के लिए कहा गया है। विधायक ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई विवाद ना तो कोर्ट में लंबित था, ना ही उनकी तरफ से किसी तरह का कोई सुरक्षा गनर बार बार बदलने का मांग यहाँ पर की गई है। लेकिन जो उनके ऊपर आक्षेप यहाँ पर लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो सीधे तौर पर उनके ऊपर यही आरोप लग रहे हैं कि उनकी तरफ से गनर को बदला जा रहा है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। जबकि सीधे तौर पर विधायक ने इन सब चीज़ों का, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, पीठ की तरफ से ये आदेश यहाँ पर दिया गया है और इस बात में पूरी जांच करने के लिए कहा गया है और जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके, उसके लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो मामले में दोषी अधिकारी होंगे, जिनकी तरफ से गलत तथ्य सदन के सम्मुख रखेंगे, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई। तो ये समझा जा सकता है कि आज चौथे दिन कम से कम विपक्ष उस अध्यक्ष की कार्रवाई से यहाँ पर संतुष्ट नजर आए, जिसमें विशेषाधिकार हनन के मामले को लेकर पिछले 3 दिनों से विपक्ष हंगामा कर रहा था। जी
जी, लगातार 3 दिन से विपक्ष का हंगामा जो है सदन में देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आज चौथे दिन भी यही हंगामा विपक्ष कर रहा है, तो क्या सदन की कार्रवाई विपक्ष चलने नहीं देना चाहता? तो बिल्कुल विपक्ष साफ तौर पर चर्चा कराने की मांग यहाँ पर करता है। विपक्ष की तरफ से राज्य के उन ज्वलंत मुद्दों को फिर नियम 310 के तहत उठाने की मांग यहाँ पर की गई थी, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग यहाँ पर की गई थी, ताकि राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उस पर चर्चा कराई जा सके और पीठ की तरफ से विधायकों को संरक्षण प्राप्त हो सके। लेकिन सरकार की तरफ से सीधे तौर पर उन सभी का जवाब यहाँ पर इस रूप में लिया गया है कि नियम 58 में उन सब चीज़ों को सुना जाएगा और जो विधायकों की जो मांग है उस पर उनके जवाब देने का काम सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाएगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष लगातार मांग यहाँ पर कर रहा है, अपना आक्रामक रुख यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास इस समय ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष के माध्यम से, पीठ के माध्यम से उन सब चीज़ों का जवाब देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष का हंगामा तो बीच बीच में देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन विपक्ष का हंगामा अब जो आने वाला जो समय होगा, ये कह सकते हैं कि लंच के बाद की जो कार्रवाई होगी, उस लंच की बाद की जो कार्रवाई उसमें विभागवार जब बजट पर चर्चा होगी, तब उस समय विपक्ष का जो रुख होगा वो देखने वाला होगा कि विपक्ष क्या कुछ अपने रुख में करता है, क्या कुछ अपने सदन रणनीति में करता है, क्या आगे वो बजट को पास कराने के लिए सरकार का सहयोग देना चाहता है या कोई किसी तरह के कटौती का प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया जाता है। जी, दोबारा से शुरू होगी उसी समय देखना होगा। फिलहाल अभी हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने, यूकेएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने, बेरोजगार पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच करने समेत कई मांगों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भंडारी सहन कूच किया। इस दौरान दिवाली खाल बाजार पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिसके बाद रान कांग्रेसियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई और नोकझोंक भी हुई। लगातार हमारे साथ अभय कैंथुरा बने हुए हैं। अभय, देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पे बताती है किस तरीके से विधानसभा कूच करने की तैयारी जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने इनको बीच में ही रोक लिया। जी बिल्कुल, इसे नाकाम नहीं कहा जा सकता, इसे सीधे इस रूप में समझा जा सकता है कि विपक्ष की जो रणनीति है उस रणनीति में सदन से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी उनकी थी और सदन के भीतर जहां विपक्ष के विधायक सरकार पर घेराबंदी करते नजर आ रहे हैं, सवालों के माध्यम से चर्चा कराने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वहीं विधानसभा के बाहर सड़कों पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सरकार से जवाब मांगने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आज महिला कांग्रेस की तरफ से जो महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, उनके नेतृत्व में यहाँ पर विधानसभा कूच किया गया था, जहां पर पुलिस ने विधानसभा से पहले ही उन्हें दिवाली खाल में रोकने का काम यहाँ पर किया। तो इस समय ये कह सकते हैं कि उनकी महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच और पुलिस के बीच में अभी भी नोकझोंक वहाँ पर चल रही है। अभी भी ये कह सकते हैं कि महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर बैठी हुई है और राज्य के जो ज्वलंत विषय है, जिसमें आप अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक हत्यारों को कड़ी सजा न देना है, बेरोजगारों को लेकर जो सवाल खड़े उठ रहे हैं, बेरोजगारों के भर्ती घोटाले में अभी तक बड़ी कार्रवाई न होना है, उन सब चीज़ों को लेकर वो मांग यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चाहे सड़क का विषय, चाहे सड़क के बाहर में हो या सदन के भीतर में हो, विपक्ष की तरफ से लगातार आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाया जा रहा है और सरकार की घेराबंदी की जा रही है। जी, सड़क से लेकर संसद तक जो है संग्राम मचा हुआ है। तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। अभी वहां की क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपके पास? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे की ओर चले गए हैं या लगातार पुलिस की तरफ से रोकने का प्रयास किया जा रहा है? क्या स्थिति है, वहां का क्या माहौल है? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से लगातार रोकने का प्रयास यहाँ पर है। ऐसे में सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो महिला कांग्रेस की जो मांगे थी उन मांगों पर अभी तक ना तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन यहाँ पर लिया गया, ना ही किसी प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। ऐसे में जो महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वहीं दिवाली खाल पर बैठी हुई है, सड़क पर पुलिस के सामने वो लोग नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी जो राज्य की बेटी रही है उस पीड़ित को यहाँ पर न्याय मिल सके, उसके जो हत्यारे हैं उन्हें कड़ी सजा यहाँ पर दी जा सके और भर्ती घोटालों में जो अभी तक जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई को वृहद रूप से बनाते हुए सीबीआई जांच की मांग उसमें की जाए, ताकि जो उस भर्ती घोटालों के पीछे जो लोग हैं वो उनकी सच्चाई सामने आ सके और उनको कड़ी सजा दी जा सके। जी,
लगातार विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सीबीआई जांच की मांग इस अंकिता हत्याकांड में उठ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के विधानसभा सत्र में कांग्रेस के विधायकों द्वारा अध्यक्ष पर कागज फेंके गए। बता दें कि विधानसभा के भीतर हुई तोड़फोड़ के बाद आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस के विधायकों का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा है कि जिस प्रकार का बर्ताव कांग्रेस के विधायकों द्वारा किया गया है उससे महिलाओं का अपमान होता है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और गोल्डन गर्ल मानसी नेगी ने 20 किलोमीटर वॉक में स्वर्ण पदक जीतकर और सूरज पवार ने यूथ ओलंपिक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, जिनको लेकर खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने विधानसभा में सवाल किया तो खेल मंत्री रेखा आर्य भड़क गई और दोनों के बीच गहमा-गहमी शुरू हो गई। आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चमोली की मानसी नेगी हैं, जिन्होंने अभी परसों 20 किलोमीटर की वॉकिंग रेस में कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़े दुर्गम से आती हैं, चमोली से ही हैं, और उससे पहले उन्होंने 10 किलोमीटर की वॉकिंग रेस में अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर कीर्तिमान स्थापित किया था। उसके अलावा सूरज पवार भी हमारे इसी राज्य से आते हैं, दुर्गम से आते हैं, उन्होंने भी इसमें नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया, गोल्ड मिला। इसके अलावा ओमान में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी उन्होंने सारे पैरामीटर्स क्वालिफाई किए। मैं पूछ रहा हूं और ओलंपिक के लिए भी वो पैरामीटर्स पार कर गए। माननीय अध्यक्ष जी, 1500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति से क्या सरकार चाहती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय गेमों में अच्छा प्रदर्शन करें, आप गोल्ड मेडल्स लेकर आए? 1500 रुपए प्रति माह का मतलब 50 रुपए प्रतिदिन हो गया। प्रश्न कीजिए। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 1500 रुपए से ये लोग ये समझते हैं कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत कर आएंगे? कैसे? 200 रुपए प्रतिदिन तो मनरेगा, माननीय अध्यक्ष जी, 200 रुपए प्रतिदिन तो मनरेगा के मजदूर को मिलता है। आप 50 रुपए आप भविष्य में, मैं आ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, उसी पर आ रहा हूँ। क्या भविष्य में इस राशि को बढ़ाए जाने का कोई प्रावधान है या आप इस पर काम कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, तो माननीय विधायक जी या तो ये कहना चाहते हैं कि उद्यमन उन्नयन योजना गलत है, नहीं बंटनी चाहिए। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनकी खेल की नर्सरी और खेल का वातावरण तैयार करने के दृष्टिकोण से बनाई गई। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे, आप हमें बताइए कि कौन सी ओलंपिक में जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, 50 रुपए किलो दूध आता है बच्चों को। माननीय मंत्री जी, 50 रुपए किलो दूध आता है। माननीय मंत्री जी, 50 रुपए किलो दूध आता है। 1500 रुपए महीना में आप खिलाड़ी तैयार करेंगे? 1500 रुपए ऐसी बात कर रहे हैं? 1500 रुपए प्रति माह में, और आप उस पर गर्व महसूस करते हैं, आप गर्व महसूस करते हैं उस पर कि हम 1500 रुपए प्रति माह खिलाड़ियों को दे रहे हैं? इस पर भी गर्व होना चाहिए। वो एक फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, माननीय अध्यक्ष जी, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, माननीय अध्यक्ष जी, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। हम 10-10 लाख रुपए साल की फीस देते हैं। आप 1500 रुपए प्रति माह में आप चाहते हैं बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले? माननीय अध्यक्ष जी, वो बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं प्रतिभाग करेंगे? माननीय मंत्री जी, 1500 रुपए में आप नर्सरी तैयार कर रही हैं? 1500 रुपए में, माननीय अध्यक्ष जी, 1500 रुपए में, 1500 रुपए में 8 से 1500 रुपए आप दे रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, 1500 रुपए में क्या बच्चा करेगा? बैठिए। और हम इतने गर्व से कहते हैं सदन के अंदर कि हम बच्चों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बार बजट में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य पे किया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार ने इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत फोकस किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्लस्टर स्कूल की योजना ला रहे हैं, साथ ही मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत के लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कैशलेस खोल रहे हैं। वहीं 28 से 30% बजट इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च हो रहा है। कह सकता हूं कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को पर्याप्त पैसा दिया गया है और हमारी कल्पना यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। हम शिक्षा पे नए क्लस्टर योजना पे इस बार लाए हैं पैसा, पीएम श्री के लिए पैसा लाए हैं। इस बार हमने बजट में 400 करोड़ रुपये आयुष्मान के लिए अलग से प्रावधान रखा है। तो कुल मिला के आपने देखा होगा कि नई योजना हमारे मुख्यमंत्री जी और हम अपनी सरकार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बजट को राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इस बजट के जरिए सरकार ने अपनी आय के स्रोत बढ़ाने का संकल्प दिखाया है, जिस दिशा में आगे बढ़ने का काम धामी सरकार कर चुकी है। नहीं, देखिए, ये हमारे एक कोशिश है सरकार की कि अपने स्रोत बढ़ाए जाएं, अपने रेवेन्यू बढ़ाए जाएं और लगातार ये बजट जो हमने पेश किया है ये उस लेवल पे आगे बढ़ने की एक बात करी गई है। हमें भी मालूम है कि इस वक्त रेवेन्यू डेफिसिट है हमारे, हमको नए अपने स्रोत खड़े करने पड़ेंगे, नए रेवेन्यू के हमको आयाम ढूंढने पड़ेंगे और मुझे उम्मीद है इन 5 वर्षों में हम कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड के लिए आत्मनिर्भर जैसे को कहते हैं वो खुद बनेंगे और केंद्र के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। थैंक यू। 407 करोड़ का बजट सरकार ने पेश करा, लगभग इतना ही राज्य के ऊपर खर्चा है। ऐसे में लगता है कि केंद्र के इतनी पैसा की पे चलेगी। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। और उत्तराखंड का इन दिनों बजट सत्र जारी है। वहीं कल बजट भी पेश किया गया था। इस बीच सीएम धामी ने सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां उन्होंने भड़ारीसैंण विधानसभा में सत्र के दौरान काम कर रहे कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों से हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी ने उनका हालचाल भी जानकर उनकी समस्या भी जानी और अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के आदेश दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक ने अपनी ही भाजपा सरकार से एक फिर उनके रुद्रपुर क्षेत्र में बढ़ रहे धार्मिक असंतुलन पर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि उनके रुद्रपुर क्षेत्र में पड़ोसी राज्यों से असामाजिक तत्वों का आना शुरू हो गया है, जिसमें बड़ी सख्त कार्रवाई का होना जरूरी है। बीजेपी विधायक ने उनके क्षेत्र में लव जिहाद और लैंड जिहाद के बढ़ने की संभावनाओं को गंभीर बताया है, जिस पर उनके द्वारा सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की गई है। विश्व बड़े आस्था और विश्वास के साथ इस देवभूमि की ओर तो देखता है। ये बद्री केदार की भूमि है, यहाँ हर कण में एक ईश्वरीय तत्व माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या पिछले लंबे वर्ष से देखने में आ रही है कि जिहादी मनोवृत्ति के लोग जो हैं कई सारे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। मेरा चूंकि विधानसभा सीमांत विधानसभा है, मुरादाबाद रामपुर जैसे जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले हैं उनका एक बॉर्डर लगता है और मैं अपनी विधानसभा में अनवरत देख रहा हूँ कि रामपुर मुरादाबाद से ऐसे जिहादी तत्व मेरी विधानसभा में अनवरत आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। जमीनों पर कब्जा करना वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है। और साथ ही साथ एक लैंड जिहाद जिसे कहते हैं और लव जिहाद, ये पूरे उत्तराखंड में नजर आ रहा है। देवभूमि में हर जगह जनसंख्या असंतुलन ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। उत्तराखंड में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी ने बोर्ड परीक्षाओं के छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सभी छात्राओं को तनाव मुक्त परीक्षाएं देनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है बल्कि आपके जीवन की शुरुआत है। ऐसे में तनाव मुक्त परीक्षाएं दें और अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करें। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। मैं सभी
बच्चों को जो 10वीं में है, 12वीं में है, अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि उनकी परीक्षा अच्छी हो, वो सफल हो। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, जीवन में ऐसी अनेक परीक्षाएं आती रहेंगी। बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस फ्री होकर आप अपनी परीक्षाएं दें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप फ्लाइंग कलर्स के साथ परीक्षा को पास करेंगे। आप सबको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सामने की पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे कि बस रुक गई और 35 लोगों की जान बच गई। हालांकि बस सवार कुछ लोगों को हल्की चोट आई है। बता दें कि बस मसूरी से देहरादून की ओर जा रही थी। ऊपर से गाड़ी हॉर्न देते आ रही थी, तो हॉर्न देने का मतलब ये है कि ड्राइवर को कोई परेशानी थी, उसने हॉर्न बजा रखा था दबा के। तो फिर जब गाड़ी यहाँ पे आ गई तो मैं भी एकदम पीछे इधर हट गया और गाड़ी जाके इधर लगी सामने। तो ड्राइवर की सूझबूझ इसको कहा जा सकता है। अगर शायद नीचे जाती तो हादसा बहुत बड़ा होता। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।